Good morning, students. In this video of electromagnetic spectrum, we will discuss about the Woodward-Pfizer rule for alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. वुडवर्ड-फाइजर ने एल्केन्स के लिए एक नियम दिया था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इनोन्स के लिए भी इस नियम को मॉडिफाई किया था। वुडवर्ड-फाइजर रूल के अनुसार इनोन्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें स्कॉट ने थोड़ा और मॉडिफाई किया था। ये रूल्स निम्न हैं। फर्स्टली हम इस रूल में बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, जो कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड होते हैं। उनके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर लेनी होती है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन साइक्लिक भी हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। अगर ये कीटोन है तो उनके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर है। लेकिन अगर ये एल्डिहाइड हैं, मीन्स इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के अंदर एक्स की वैल्यू एच रखी गई है, तो ये एल्डिहाइड हो गए। इन एल्डिहाइड्स के लिए लैम्डा मैक्स की बेस वैल्यू 207 नैनोमीटर होती है। अगर ये दिया गया कंपाउंड अल्कोहल या एस्टर है, मीन्स यहाँ पे एक्स को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से या एल्कोक्सी ग्रुप से। अगर हमने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तो हमारा कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हमने रिप्लेस किया एल्कोक्सी ग्रुप से तो हमारा कंपाउंड बनता है एस्टर। तो इन दोनों में से कोई कंपाउंड प्रेजेंट होने पर बेस वैल्यू के रूप में हमें 193 नैनोमीटर यूज़ करना होता है। मीन्स यहाँ पे बेस वैल्यू के 3 टाइप्स हो गए। अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो 207 नैनोमीटर बेस वैल्यू होगी लैम्डा मैक्स की। अगर हमारे पास कीटोन है तो बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर होगी, एंड अल्कोहल या एस्टर होने पर बेस वैल्यू 193 नैनोमीटर होगी। यदि डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप 5 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़े हुए हों तो उसके लिए बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर होती है। इसको अलग से अपने को ध्यान रखना होता है। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के लिए लैम्डा मैक्स में कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। उसको यहाँ पे टेबल में दिया गया है, इसको अपने को थोड़ा रफली याद रखना होता है। जैसे कि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए +5 नैनोमीटर हो जाता है। अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक से अधिक हो तो उसी के मल्टीप्लिकेशन में ये 5 nm वाली वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 5 और 7 मेंबर्ड रिंग के एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, जो कि अपने को ये ध्यान रखना है कि वो साइक्लोपेंट 2 इनोन ना हो, उसके अलावा कोई भी 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड रिंग हो जिसमें एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड्स की प्रेजेंस के लिए 5 नैनोमीटर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। एल्किल ग्रुप के लिए और रिंग रेजिड्यू के लिए, जैसे कि डाइईन्स में तो ये क्या था, फिक्स था 5 nm की वृद्धि, लेकिन यहाँ इनोन्स में यह अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन पर अलग अलग होती है। यानी यह पोजीशन पर डिपेंड करती है। अल्फ़ा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू होने पर 10 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू या एल्किल ग्रुप होने पर 12 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। गामा या डेल्टा और हायर पोजीशंस पर 18 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। कॉन्जुगेशन का विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड के लिए यह 30 नैनोमीटर होता है। होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए 39 नैनोमीटर होता है। विभिन्न प्रकार के क्रोमोफोर्स के विभिन्न स्थितियों पर जुड़ने के कारण लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, वो यहाँ टेबल में दी गई है, इसको आप थोड़ा लर्न कर लें।
इन सभी मानों का उपयोग करके इनोन्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ अपनी बुक में, ये है मेसिटिल ऑक्साइड। इसके लिए आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपने को इस कंपाउंड के लिए यह देखना है कि यह कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर ये कंपाउंड एल्डिहाइड है तो इसके लिए बेस वैल्यू अपन 207 लेंगे। 5 मेंबर्ड रिंग तो नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा हमारे पास में क्या आ गया, ये कीटोन आ गया। इस कीटोन के लिए बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। फिर हम देखेंगे कोई रिंग नहीं है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, रिंग है नहीं। तो अपन देखेंगे कि रिंग रेजिड्यू एल्किल ग्रुप्स कितने अटैच हैं। एल्किल ग्रुप्स हम देख रहे हैं यहाँ बीटा पोजीशन पर 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं और इसके लिए एक एल्किल ग्रुप के लिए बीटा पोजीशन पर 12 नैनोमीटर की वृद्धि होती है, तो 2 एल्किल ग्रुप के लिए 24 nm की यहाँ पे अब्जॉर्प्शन में वृद्धि हो जाएगी। ये हम यहाँ देख सकते हैं। अतः इस कंपाउंड्स के लिए टोटल लैम्डा मैक्स यानी इसका लैम्डा मैक्स हमें कहाँ मिलेगा, 215 प्लस 24 नैनोमीटर पर ये मिलेगा। अब अपन एक और कंपाउंड एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो रिंग वाला है। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे लिए हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके राइट हैंड साइड की तरफ अपन कंपाउंड बेस कंपाउंड को लें या लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लें। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम कार्बोनिल ग्रुप से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम अधिक लंबे कॉन्जुगेशन को यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। इस कॉन्जुगेशन को कंसीडर करने के बाद में देखिए हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, कंपाउंड को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ये कंपाउंड रहा, इसको अपन सर्किल कर देते हैं कि ये कंपाउंड अपने को यहाँ पे लेना है। सॉरी, ये इधर से आएगा। ठीक है, ये अपना कंपाउंड हो गया। इसको अपने को देखना है एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये हमें पता चल गया। यहाँ पे ये कीटोन है तो कीटोन की बेस वैल्यू कितनी हो गई, 215 नैनोमीटर। अब अपन रिंग रेजिड्यू या एल्किल ग्रुप देखेंगे। एल्किल रिंग रेजिड्यू यहाँ पे ये अल्फ़ा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है, ये अल्फ़ा पोजीशन हो गई। तो उसके लिए लैम्डा मैक्स में वृद्धि कितनी होती है, 10 नैनोमीटर की होती है। फिर अपन बीटा पोजीशन पे जाते हैं। बीटा पोजीशन पे हमें एक रिंग रेजिड्यू यहाँ बीटा पोजीशन पे हमें मिल गया है, तो उसके लिए कितनी वृद्धि होती है अब्जॉर्प्शन में, लैम्डा मैक्स में 12 नैनोमीटर की। उसके बाद में गामा पे किसी तरह का कोई वो नहीं है, रिंग रेजिड्यू नहीं है, तो ये डेल्टा पे है रिंग रेजिड्यू एक, उससे 18 नैनोमीटर की वृद्धि हो गई। अब अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने वाला डबल बॉन्ड है क्या। यहाँ पे अपने को पता है एक डबल बॉन्ड ये है, ये तो इनोन्स में काउंट हो गया और ये कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाला डबल बॉन्ड हो गया, तो उसके कारण लैम्डा मैक्स में वृद्धि हो गई 30 नैनोमीटर की। अब अपन देखते हैं कि इस कंपाउंड में होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रेजेंट था, तो वो कितना अब्जॉर्प्शन शो करेगा, वृद्धि करेगा, 39 नैनोमीटर की वृद्धि करेगा। तो इसके लिए टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू कितनी हो गई, 324 नैनोमीटर। अर्थात इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू यानी वह वेवलेंथ जिस पर यह मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करेगा वह होती है 324 नैनोमीटर। ये जो लैम्डा मैक्स है इसकी वैल्यू सोलवेंट की नेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर सोलवेंट पोलर लिया है तो लैम्डा मैक्स में कुछ इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। ये अपन कौन से ट्रांजिशन के लिए देख रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर सोलवेंट चेंज किया जाता है तो N2π* ट्रांजिशन की वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि ब्लू शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक सोलवेंट की पोलैरिटी डिफरेंट होती है। अतः ज्ञात है कि ध्रुवता बढ़ने पर हाइड्रोजन
बंधुता बढ़ती है। प्रत्येक सोलवेंट के द्वारा लैम्ब्डा मैक्स के मान में जो परिवर्तन होता है उसको हम देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे सोलवेंट हेक्सेन लिया तो +11 नैनोमीटर चेंज हो जाएगा, यानी लैम्ब्डा मैक्स इस कंपाउंड के लिए 324 की जगह है 335 पे हमें मिलेगा। अगर सोलवेंट के रूप में डाइऑक्सेन लिया जाए तो 324 नैनोमीटर से अब्जॉर्प्शन में 7 नैनोमीटर की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अब लैम्ब्डा मैक्स हमें 324 की स्थान पर 331 पे मिलेगा। मेथेनॉल सोलवेंट के रूप में लेने पर कोई चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ही हमने सोलवेंट के रूप में लिया था। वाटर को लेने पर नैनोमीटर यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स की में कमी हो जाती है वृद्धि होने की बजाय, और वो भी 8 नैनोमीटर की। और क्लोरोफॉर्म सोलवेंट के रूप में लेने पर 1 नैनोमीटर की कमी हो जाती है लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू में इस पर्टिकुलर दिए गए कंपाउंड के लिए। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स अपन कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बारे में। अब अपन आते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, जिसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट में हम इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन और माइक्रोवेव रीजन के बीच में यह आता है, IR रीजन आता है। IR रीजन की एनर्जी विजिबल रीजन से थोड़ी ज़्यादा होती है। IR रीजन की जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ की वैल्यू विजिबल एंड UV रेडिएशंस के वेवलेंथ से अधिक होती है, लेकिन उनकी एनर्जी का मान थोड़ा सा कम होता है, कम एनर्जी की वो होती हैं। इनको IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम वेवलेंथ को अधिक कंसिडर नहीं करके हम, या IR रीजन को हम वेवलेंथ में एक्सप्रेस नहीं करके फ्रीक्वेंसी में अधिक एक्सप्रेस करते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक का होता है वह IR रीजन कहलाता है। इस IR रीजन को स्टडी की दृष्टि से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: नियर IR रीजन, नॉर्मल IR रीजन एंड फार IR रीजन। ये जो नियर IR रीजन है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड नॉर्मल IR रीजन की फ्रिक्वेंसी होती है 4000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड फार IR रीजन की फ्रिक्वेंसी होती है, या वेव नंबर होता है 666 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी IR रीजन 50 सेंटीमीटर इनवर्स से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पाया जाता है। वेवलेंथ एंड वेव नंबर में हम ये रिलेशन बता सकते हैं। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ, मीन्स वेव नंबर एंड वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसी पे बेस्ड कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि ये कोई वेवलेंथ दी गई है माइक्रोन में, इसका मान इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वेव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपने फॉर्मूला लगाओ, न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा। लैम्डा अपने को लेना है सेंटीमीटर में, तो ये माइक्रोन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे अपने। न्यू बार इक्वल्स टू 1/2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा अपना 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से कोई भी वेवलेंथ दे करके ये पूछा जा सकता है कि इस वेवलेंथ को संबद्ध ये वेव नंबर में कन्वर्ट कीजिए। IR रीजन में अब्जॉर्प्शन बैंड की स्थितियों को भी हम वेव नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं बजाय कि वेवलेंथ की। IR रीजन में जब किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, या किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब IR रीजन की
रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो IR रेडिएशंस में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी के द्वारा उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होने लग जाते हैं, वाइब्रेशनल टाइप की मोशन होने लग जाती हैं। ये वाइब्रेशंस डिफरेंट टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।